नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक दिल को दहला देने वाली सत्य घटना पर आधारित कहानी लेके आई हूँ। रात के करीब 12 बजे बगिया रेस्टोरेंट, दिल्ली। बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर से आग की लपटें धधकती हुई तेज़ तेज़ निकल रही थीं। लपट का एक सिरा ऊपर लगे तिरपाल पर पहुँच रहा था। आग की लपटों पर बाहर सब्जी का ठेला लगाने वाली माया देवी की नज़र पड़ी। वो आग इतनी तेज़ थी कि माया देवी की चीख निकल गई। माया देवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, आग आग आग, देखो बगिया होटल में आग लग गई, देखो बगिया होटल में आग लग गई, कोई बचाओ। ये आवाज़ वहीं पर गश्त करते हुए एक सिपाही के कानों पर पड़ी। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और बगिया होटल के सामने आकर खड़ी कर दी और बगिया होटल में काम करने वाले केशव का नाम लेकर पुकारने लगा, केशव केशव, कहाँ हो? दरवाज़ा खोल, ये क्या भून रहा है जो लपटें इतनी दूर तक आ रही हैं? कुछ देर बीत गई पर अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आई। तब सिपाही को कुछ शक हुआ। वो दरवाजे पर पैर रखकर बाउंड्री पर चढ़ गया। उसे दो शख्स तंदूर के पास खड़े नजर आए जो बड़े बड़े ड्रमों से उसमें बटर डाल रहे थे। तंदूर से लपटें निकल रही थीं। सिपाही ने फिर आवाज़ लगाई, केशव केशव, दरवाज़ा खोल, नहीं तो मैं अभी फोर्स बुलाता हूँ। केशव ने अंदर से आवाज़ लगाई, खोलता हूँ साहब। बगिया रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला गया। सिपाही तंदूर के पास गया और केशव से बोला, इसमें क्या भूंज रहा है जो इतनी लपटें उठ रही हैं? केशव ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, वो पार्टी के पुराने पोस्टर हैं, उन्हीं को जला रहा हूँ। सिपाही को केशव पर कुछ शक हुआ। उसके अंदर कुछ घबराहट लगी। सिपाही केशव को पीछे करते हुए तंदूर की तरफ आगे बढ़ा। तब उसने देखा कि तंदूर ऐसे धधक रही है जैसे उसके अंदर ज्वालामुखी हो। वो तंदूर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तंदूर से एक जलता हुआ इंसानी हाथ नीचे गिरा। ये देखकर सिपाही समझ गया कि इस रोटी और बोटी भूंजने वाले तंदूर में ज़रूर किसी इंसान को भूंजा जा रहा है। ये मंजर देख सिपाही बुरी तरह घबरा गया और भागकर बाहर निकला और पूरी फोर्स को फ़ोन करके बुलाया गया। थोड़ी ही देर में पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पर आ गई और बगिया रेस्टोरेंट में पुलिस ही पुलिस दिख रही थी। ये देखकर जो केशव के साथ दूसरा आदमी था वो वहाँ से चुपचाप निकल गया। मीडिया को खबर दी गई कि कांग्रेस नेता के रेस्टोरेंट के तंदूर में एक इंसानी बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। इतना सुनते ही मीडिया की गाड़ियाँ कवरेज के लिए तैयार होने लगीं। कुछ ही देर में मीडिया की गाड़ियों का जमावड़ा बगिया रेस्टोरेंट में लग गया। अभी तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये केस कितना बड़ा बनने वाला है। ये वही केस था जिसने कई मीडिया वालों को रातों रात स्टार बना दिया था। ये केस अपराध की दुनिया में तंदूर अपराध के नाम से आज भी जाना जाता है। ये कोई शुरू से ही अपराध की कहानी नहीं थी, ये तो एक प्रेम कहानी थी। सुशील शर्मा और नैना साहनी। बात कुछ ऐसी थी, सुशील, नैना और करीम द नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट ब्रांच का हिस्सा हुआ करते थे और बाद में इन्होंने यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया। यहाँ सुशील धीरे धीरे प्रेसिडेंट बना और नैना और करीम कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। नैना और करीम की दोस्ती तो कॉलेज के दिनों में भी मशहूर थी। कहा तो ये तक जाता था कि करीम नैना को प्रेम करता है, जिसे उसने छुपा कर रखा था। करीम बहुत जल्दी नैना को प्रपोज करने वाला था। तब तक चुनाव का समय आ गया और नैना और सुशील एक साथ चुनाव का प्रचार करने लगे। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगीं और इलेक्शन रिजल्ट का दिन आया। सुशील चुनाव जीत चुका था। नैना ने सुशील को पास बुलाया और कहा, तुमने इलेक्शन तो अभी जीता है पर मेरे दिल को बहुत पहले ही जीत चुके हो। सुशील ने तेवर भरे अंदाज में कहा,
मुझे तो तुम उसी दिन पसंद आ गई थी जिस दिन मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखा था। हाँ, अगर मुझसे शादी करना तभी प्यार करना, वरना मत करना। नैना, तुम्हारे और करीम के बीच में कुछ है तो नहीं? इस पर नैना ने सीधे जवाब दिया, अरे वो तो मेरा दोस्त है। तब फिर बताओ कब शादी करनी है? इसी के बाद नैना और सुशील के बीच अफेयर शुरू हो गया। दोनों साथ घूमते नजर आने लगे और बहुत जल्द दोनों ने शादी कर ली। पर करीम के मन में कहीं न कहीं नैना का प्यार दबा रह गया। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो दोनों में प्यार बना रहा। दोनों साथ रहते, साथ घूमते फिरते। और शादी के कुछ दिनों बाद सुशील ने अपने पॉलिटिक्स करियर में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, जिससे दोनों के बीच दूरियां पनपने लगीं। इसका सही फायदा करीम ने उठाया। उसकी नैना की ज़िंदगी में फिर से एंट्री हुई। नैना और करीम की दोस्ती एक दूसरे के प्रति बढ़ती जा रही थी। एक दिन करीम ने नैना से कहा, नैना, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें फिर से पार्टी में लौटना चाहिए। तुम्हारे अंदर काबिलियत है। नैना ने उस समय करीम की बात को अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद वो समय भी आ गया जब नैना पार्टी में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाने लगी। हालांकि नैना और करीम की दोस्ती के बारे में सुशील को भी अच्छी तरह से मालूम था, पर शादी के बाद नैना की निजी जिंदगी में करीम की दखलंदाजी सुशील को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे नैना की ज़िंदगी में करीम कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी करने लगा है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और सुशील का शक सही लगने लगा, क्योंकि करीम और नैना की दोस्ती पहले से ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। दोनों एक साथ नज़र आने लगे थे। कई बार सुशील ने नैना और करीम को फ्लर्ट करते हुए भी देखा था। करीम और नैना की दोस्ती इस हद तक आ गई थी कि अब वो शक का बीज सुशील के मन में और गहरा हो गया था। कुछ समय और बीता और अब सुनील को लगने लगा नैना और करीम अब बहुत सारा समय एक साथ बिताने लगे हैं। वो दोनों साथ में पार्टी करते और शराब भी पीते थे और कई बार सुनील ने ये अपनी आंखों से देखा था। ये सब देखकर सुशील को पूरा यकीन हो गया कि मेरी पत्नी नैना का अपने दोस्त करीम के साथ अवैध संबंध है। रात के करीब 8:30 बजे सुशील दरवाजे खोलकर अंदर आया और उसने देखा कि उसकी पत्नी नैना किसी से हंस हंस कर बात कर रही है। नैना कॉल पर कह रही थी, तुमसे मिलकर सुकून मिलता है। तभी सुशील की आहट सुनते ही नैना ने फ़ोन काट दिया। सुशील ने तुरंत सवाल किया, नैना किससे बात कर रही हो? नैना ने कहा, रॉन्ग नंबर है। क्यों मेरी कॉल को सुनते रहते हो? ये बोलकर नैना किचन की तरफ चली गई। अपने शक को पुख्ता करने के लिए सुशील ने रीडायल का बटन दबा दिया और बेल गई। सामने से करीम ने फ़ोन उठाया। आज सुशील का शक पुख्ता हो चुका था, क्योंकि वो कोई रॉन्ग नंबर नहीं था। अब उसके दिमाग में यह शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध करीम के साथ हैं और उसकी गैर हाजिरी में नैना और करीम घंटों बातें करते हैं। सुशील सीधे नैना के पास गया और उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है, नैना तुम मुझसे झूठ बोलती हो। तुम और करीम सिर्फ दोस्त नहीं, तुम्हारा उसके साथ नाजायज़ संबंध है। ये बात मुझसे और भी कई लोगों ने कही है, लेकिन मैं अभी तक मानता नहीं था, लेकिन आज ये बात सिद्ध हो गई। तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती हो मुझे सब मालूम है। नैना, मैं सच तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्या है सच? नैना कहती है, हाँ है मेरे करीम के संबंध। क्या करोगे? जो खुशी तुम मुझे नहीं दे सकते वो करीम से मिलती है। एक सच सुनना चाहोगे? तुम कभी अच्छे पति बन ही नहीं सकते। दोनों की बहस तेज हो गई। सुशील का गुस्सा तेज हो गया और वो बढ़ता गया। इस पर सुशील ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर नैना के ऊपर तान दी। नैना ने सोचा ये मेरे ऊपर गोली नहीं चला सकता, और नैना ने कहा, हिम्मत है तो चलाओ गोली। तभी 3 गोली चलने की आवाज़ आई, जो सुशील ने अपनी पत्नी नैना सहानी के ऊपर चलाई थी, जिसमें से पहली गोली छत पर लगी,
दूसरी गोली नैना साहनी के गर्दन पर और तीसरी गोली नैना साहनी के सिर पर लगी, जिससे मौके पर ही नैना की मौत हो गई। नैना के गिरने के बाद सुशील भी वहां पर बेसुध होकर बैठ गया। इस खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत कॉलेज के दिनों में हुई थी, उसका अंत 3 गोलियों से हो चुका था। हालांकि नैना की मौत के कुछ समय बाद जब सुशील को एहसास हुआ कि उसने अपनी ही पत्नी का खून कर दिया है, तब उसे पछतावा हुआ, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और एक बड़े से पॉलीथीन का इंतज़ाम किया। कुछ समय बाद फ्लैट का दरवाज़ा दोबारा खोला। जब पहली बार खुला था तो सुशील अंदर आ रहा था। अब सुशील बड़ी सी पॉलीथीन को खींचता हुआ फ्लैट से बाहर निकल रहा था। सुशील ने पार्किंग पर खड़ी अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली और वो बड़ा सा पॉलीथीन अपनी डिग्गी में रखकर गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से वहां से निकल गया। गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाकर वो दिल्ली के आरटीओ पुल पहुंच गया। शायद उसे किसी खास मौके की तलाश थी। भीड़ भाड़ होने की वजह से उसे वो मौका मिल नहीं पाया। दरअसल सुशील कार की डिग्गी में रखी नैना की लाश को यमुना नदी में फेंकना चाहता था, इसलिए वो कार से पुल के कई चक्कर लगा रहा था। कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे सही मौका नहीं मिल पाया और अचानक ही उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। अब उसने अपनी कार का रुख बगिया रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ दिया। रात के करीब 11 बज चुके थे। तेज रफ्तार से आते हुई कार बगिया रेस्टोरेंट के गेट पर आकर रुकी। रेस्टोरेंट में इस वक्त भी बहुत सारे लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। सुशील अपनी गाड़ी से उतरा और अपने मैनेजर को आवाज़ लगाई, केशव, ओ केशव, इधर आ। केशव वही व्यक्ति था जिसे सुशील शर्मा का विश्वास पात्र भी कहा जाता था। सुशील ने केशव से कहा, तुरंत इस रेस्टोरेंट को आज के लिए बंद कर दो। सभी से कह दो खाना खत्म हो गया है। ये सुनकर केशव को बड़ी हैरानी हुई, पर वो मालिक के सामने कुछ बोल नहीं पाया। बस वो इतना बोला, मालिक, जो लोग खा रहे हैं बस उनको खाने देते हैं। हाँ, पर बाकी सभी के लिए खाना बंद कर दो। केशव ने भी ऐसा ही किया। जल्दी से पूरे रेस्टोरेंट को खाली कर दिया गया। उसके बाद केशव को छोड़कर पूरे रेस्टोरेंट स्टाफ को भी छुट्टी दे दी गई और पूरी लाइट्स को भी बंद कर दिया गया। केवल एक ही चीज़ जल रहा था और वो था रोटी और बोटी सेकने वाला तंदूर। सुशील ने केशव को पूरी कहानी सुनाई। घटना को सुनकर केशव के भी हाथ पैर सुन्न हो गए। पुराना वफादार होने के कारण उसने सुशील की मदद के लिए हामी भर दी। केशव और सुशील ने गाड़ी से नैना की लाश निकाली, उसे तंदूर में डालने की कोशिश करने लगे। हालांकि लाश बड़ी होने के कारण तंदूर में ठीक से जा नहीं रही थी, पर इन दोनों ने मोड़कर किसी तरह नैना की लाश को तंदूर में डाल ही दिया। अब लाश को जलाने के लिए इन्होंने घी के कई डब्बे और यूथ कांग्रेस के पर्चों का भी इस्तेमाल किया, पर घी की वजह से आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि वो बाउंड्री के बाहर भी दिखने लगीं। उन लपटों को कोई भी आसानी से देख सकता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बाउंड्री के बाहर एक औरत माया सब्जी लगाती थी। उसने जब आग की लपटों को देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आग आग आग, देखो आग लग गई। इसके बाद का सीन आप तो आगे सुन ही चुके हैं। सिपाही के आने के बाद जो शख्स फरार हुआ था वो वास्तव में सुशील ही था। सभी मीडिया वाले रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। मीडिया के द्वारा पूरे देश और दुनिया को पता चली थी ये खबर, दिल को दहला देने वाली प्यार, धोखा और साजिश की खबर, शक और वहशीपन के रोंगटे खड़े कर देने वाली एक दास्तान। मीडिया के द्वारा ही ये खबर करीम तक पहुंची, जिसकी दोस्ती ने एक घर को बर्बाद कर दिया था। करीम ही वो पहला शख्स था जिसने ये बताया कि तंदूर में भूंजी गई लाश नैना साहनी की ही है। उसने नैना की पहचान उंगलियों में पहनी गई अंगूठी से की, क्योंकि उसमें से एक अंगूठी करीम ने ही नैना को बर्थडे में गिफ्ट की थी। और करीम ने शक जताया कि सुशील ने ही अपनी पत्नी नैना का
कत्ल किया है। हालांकि लॉकअप में थोड़ी सी खातिरदारी के बाद केशव ने भी पुलिस को सब सच सच बता दिया। साहब, लाश सुशील जी ने जलाने के लिए कही थी, लेकिन ये मर्डर किया ये मुझको नहीं बताया। अब पुलिस के आगे सवाल था कि आखिर सुशील शर्मा कहाँ गया। खबरियों से पता चला कि सुशील शर्मा भागकर बेंगलोर गया है और उसने अपने लुक को भी पूरी तरह चेंज कर लिया है। 10 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उसे बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली ला जाने के बाद सुशील ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी के किसी और के साथ अवैध संबंध होने के शक में ही उसकी हत्या कर दी। क्राइम रिपोर्ट कवर करने वाले बताते हैं, इंडिया में ही क्या, पूरी दुनिया में ऐसे लाश को ठिकाने लगाने का कोई मामला सामने नहीं आया। केस चलने के बाद कोर्ट ने सुशील को सजाए मौत की सज़ा सुनाई। दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।